कोविड के एक लंबे गैप के बाद ओजांग आईएएस एकेडमी लेकर आई है गुरुकुल फाउंडेशन बैच 2024 के लिए। ये केवल 50 ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो गुरुकुल पद्धति में रहना और पढ़ना चाहते हैं, जहां पर क्लासेस के साथ साथ मेंटर्स की गाइडेंस लाइब्रेरी फैसिलिटी के साथ उपलब्ध है, ताकि उनके रिवीजन, उनके व्यक्तित्व विकास, उनकी आंसर राइटिंग और चहुमुखी विकास उनके साथ जुड़ सकें। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं गुरुकुल फाउंडेशन के साथ, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नोएडा की खूबसूरत धरती पे, जहां ग्रीनरी है, जहां दिल्ली की भीड़भाड़ से दूर एक शांति है, जहां साफ हवा है और जहां पर आपको पढ़ने का माहौल उपलब्ध है। साथ ही साथ क्लास के बिल्कुल नज़दीक ही आपको मिलेगी रेसिडेंशियल सुविधा। आप हॉस्टल में रह सकते हैं, साफ खाना खा सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप अपने शिक्षकों की गाइडेंस में अपनी पूरी व्यक्तित्व, अपने पूरे पर्सनालिटी को जबरदस्त तरीके से विकसित कर सकते हैं। स्वागत करता हूं, इनवाइट करता हूं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बैच में 50 ऐसे स्टूडेंट को जो गुरुकुल के साथ जुड़ना चाहते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसमें सभी बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। जितने भी लोग इसमें अपनी अर्जियां देंगे, जितने भी लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उनकी काउंसलिंग होगी मेरी और मेरी टीम के साथ, और वहां पर हम चयन करेंगे बेस्ट स्टूडेंट का जो इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो मार्च के एंड में शुरू होने वाले इस प्रोग्राम के साथ जल्दी से जल्दी जुड़िए और गुरुकुल फाउंडेशन का हिस्सा बनिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मेरी आवाज आप सभी तक आ रही होगी। स्वागत करता हूं आप सभी का और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। कैसे हैं आप सभी दोस्त? हेलो ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मुझे बताएं कि आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी, और आज सेशन के लिए तैयार हैं आप? क्योंकि आज का जो एमएपी की क्लास है वो बहुत ही खास है, मेरे बड़े दिल के करीब है, और इस विषय पर जो मेरा शोध है, जो मेरा काम करने का तरीका है, वो काफी व्यापक हो चुका है। तो आज के इस प्रश्न में जब मैं इसके आंसर की तरफ जाऊंगा तो मैं आपको कई नई चीजों के साथ जोड़ूंगा और उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास की जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, वो आपकी सोच को बदलने में काफी मददगार होंगे। आपको भारतीय परंपराओं और भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में पता भी चलेगा। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण रेफरेंस भी आज की क्लास में लूंगा जो शायद आपको आंसर और एस्से लिखने में बहुत मददगार होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल मेहनत से तैयार होंगे और अभी तक जो मैंने क्लासेस ली हैं उसके साथ आप जुड़ चुके होंगे, लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ओटीपी पे जाकर, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे जाकर जो मेरे क्वेश्चन अपलोड हुए हैं उसको जाकर आप टेस्ट दे रहे होंगे। बहुत से बच्चे ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप अगर टेस्ट देने की आपको आदत नहीं है, क्वेश्चन लिखने की आदत नहीं है, तो इन क्लासेस की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है, मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है। और जैसा कल भी मैंने देखा कि लगभग एक ऑल इंडिया टेस्ट हमने मॉक फ्री किया था, फ्री हम दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आप देखिए कि उसमें केवल 600 बच्चे उन्होंने रजिस्टर किया और केवल 200 बच्चों ने टेस्ट दिया। 600 बच्चों ने रजिस्टर किया कि नहीं हम टेस्ट देना चाहते हैं, और उन्होंने टेस्ट क्विट कर दिया, उन्होंने टेस्ट नहीं दिया। तो डर का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, राइट? तो ये मतलब बताता है कि आपकी मेंटेलिटी जो है, आप बहुत छुपने की कोशिश कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको पिजन इफेक्ट कहा जाता है। अगर आप मुसीबत से आंख चुरा रहे हैं तो ये मत सोचिएगा मुसीबत चली जाएगी। इस एग्जाम के कुछ नियम होते हैं, अगर आप फॉरवर्ड स्टडी कर रहे हो तो आपको रिवर्स स्टडी भी करनी पड़ेगी। और हमने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मुहैया करा दिया है, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस का प्लेटफॉर्म है, जहां आप ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मजाल है आपके कान पे जूं रेंग रहा है, आप कल के लिए उसको टाल रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो आपको तय करना है कि ये मंच आपकी मदद करने को तैयार है, आप अपनी मदद करने के लिए तैयार है या नहीं है। तो जो चलेगा, जो लड़ेगा, वही युद्ध जीतेगा, याद रखिएगा। तो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको आगे लेकर जा सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। और आज का क्वेश्चन आप जानते हैं कि इस समय हम जीएस पेपर 1 में हमने इंडियन सोसाइटी के पार्ट को खत्म किया। अब हम इस समय कहां पर हैं? जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री सेगमेंट में हैं। और हिस्ट्री सेगमेंट में हम सबसे पहले जिस सेगमेंट को डील कर रहे हैं उसका नाम है आर्ट एंड कल्चर। तो हम आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट को डील कर रहे हैं, डिफरेंट क्वेश्चन के माध्यम से मैं सिलेबस के विभिन्न पहलुओं और उस पर आने वाली जो चर्चाएं हैं, जो डिस्कशंस हैं, उससे मैं आपको परिचित करा रहा हूं, ताकि आपका एक जो माइंडसेट है वो डेवलप हो, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आप डेवलप कर सकें। और इस क्लास में सिर्फ क्वेश्चन के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट में जो इंटरलिंकिंग है वो लगातार मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आप इसी क्लास के साथ धैर्य से जुड़े हुए हैं तो आपको मेंस के एग्जाम में अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। धीरे धीरे आपका जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप हो रहा होगा। मैं यहाँ काफी बच्चों से जानना चाहता हूं कि आज हमारी मैप की 15वीं क्लास है,
राइट। और अब आपने देखा कि सुमित सर ने भी पेपर 2 शुरुआत कर दी है और वहां आकर वो अपनी चीजों को बता रहे हैं। कितने लोगों ने सुमित सर की क्लास देखी? सबसे पहले मुझे बताएं कि उनकी क्लास कैसी लगी, जहां उन्होंने पेपर 2 भी शुरू कर दिया है। पेपर 1 मेरे साथ है और पेपर 2 जो है सुमित सर के साथ है। कितने बच्चों ने उनकी क्लास की और उस पर उन्होंने अभ्यास किया, खुद से उन्होंने किया? सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। सभी लोग। तो डेफिनेटली आपको इससे बहुत बेनिफिट हो रहा होगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जब हम डे 1 थे, यानी कि एमएपी की पहली क्लास थी, और आज हम 15वें दिन हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जिनका अब लग रहा है कि जो थॉट प्रोसेस है वो धीरे धीरे जो है बड़ा होता जा रहा है, वो समझ रहे हैं चीजों के कॉन्सेप्ट को, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपनी पढ़ाई के साथ उसे जोड़ सकते हैं। कितने ऐसे स्टूडेंट उनको लग रहा है कि डे 1 और डे 15 में बहुत अंतर आ चुका है और कुछ नए थॉट्स, कुछ नए प्रोसेस आ चुके हैं। अब न्यूज़पेपर में इससे रिलेटेड हम कोई खबर देखते हैं तो हमारा ध्यान उधर चला जाता है और हम ध्यान देते हैं कि हाँ, ओजांग सर ने इस चीज के बारे में बताया था, सुमित सर ने इसके बारे में बताया था, और बड़ा मजा वहां हमें आ रहा है। राइट। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, मात्र 15वीं क्लास में आपकी ग्रोथ हो रही है, तो समय के साथ ये ग्रोथ और ज्यादा होती चली जाएगी। तो आप इस विश्वास के साथ इसको पढ़ें। लेकिन ये अभ्यास की क्लास है। अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जहां पर आपको पता है कि ये सारे क्वेश्चन मैं ओटीपी पे, जहां पर एमएपी क्लास बाय ओजांग सर मेंस आंसर प्रैक्टिस, वहां पर मैं अपलोड करा देता हूं, वहां जाकर दोबारा इसकी प्रैक्टिस करिए। देखिए कि मैंने अपने टीचर से क्या सीखा, मैंने डिस्कशन में कितनी चीजों को इन्वॉल्व किया। अगर आप वो नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये क्लास का पर्पस खत्म हो जाएगा। अब आपके पास कोई बहाना नहीं है कि सर मेरे पास रिसोर्स नहीं है, कहां से हम क्वेश्चन करें, कैसे लिखें, सब कुछ सॉल्व कर दिया है। अब इसके बाद आपको ही ये अपना बेस्ट जो है वो प्रैक्टिस करनी है। चलिए शुरुआत करें। और पहले से एक छोटी सी चीज बता दूं अपने सभी स्टूडेंट को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। कितने लोगों ने ये टेस्ट दिया? आपको पता है कि हमने एक बहुत ही अभिनव शुरुआत की है ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस की ऐप पे। आपको पता है डाउन टू अर्थ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है अगर आप यूपीएससी देना चाहते हो, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। ये एक ऐसी मैगजीन है, ऑथेंटिकेट मैगजीन है, जहां से सीधे क्वेश्चन आते हैं, सीधे जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या इसके आसपास इसके कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इंडिया की पहला जो है इंस्टीट्यूट है जहां पर डाउन टू अर्थ बेस हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं। यानी आप ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे जा सकते हैं और डाउन टू अर्थ के बेस पर क्वेश्चन दे सकते हैं, और वो भी निशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये टोटली फ्री है। राइट। आपको ओटीपी पे जाना है, मैंने आपको बताया था क्विज सेक्शन में जाना है, क्विज सेक्शन में जाते ही आपको जो है वहां जहां आप गए आपको डाउन टू अर्थ यहां पे क्लास मिल जाएगी। और कितने लोगों ने टेस्ट दिया? कितने लोगों ने? सबसे पहले आज मैं जाना, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट, जैसे कई बच्चों ने कहा कि सर ये बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ बच्चों ने अपने मार्क्स हमें भेजे, किसी के 6 मार्क्स हैं, किसी के 3.1 मार्क्स हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था आप टेस्ट दीजिए, तो मैं टीचर को इसमें लगा दूंगा कि वो इस पे आर्टिकल भी पढ़ाएं ताकि आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो। लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो हमारे आर्टिकल पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने ये टेस्ट दिया ईमानदारी से, और क्वेश्चन कैसे थे मुझे ये जानना है। ठीक है, कितने बच्चों ने टेस्ट दिया और क्वालिटी क्या थी टेस्ट की, मुझे आप लोगों से ये जानना है। कि टेस्ट हर दिन 10 क्वेश्चन इसमें हम अपलोड कर रहे हैं और हर दिन एक, वो जो 10 क्वेश्चन है वो एक पर्टिकुलर आर्टिकल पर है। ठीक है, मतलब इस आर्टिकल से इतने क्वेश्चन बनाए जा सकते, रैंडमली नहीं है। मान लो ओशिन के गर्म होने को लेकर है, जलवायु परिवर्तन को लेकर है, या बीमारियों को लेकर है, तो हम केवल उसी पे क्वेश्चन बना रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के कितने डायमेंशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने क्वेश्चन बना सकता है यूपीएससी अगर इस आर्टिकल को उठा ले तो, इस इश्यू को उठा ले तो। राइट। देखिए कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं और अभी लोगों को मुझे चाहिए। और कितने लोग ऐसे हैं जो जानते नहीं कहां है ये टेस्ट, कैसे होगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, हम मेहनत कर रहे हैं, पहली बार किसी ने जो है इतना बड़ा एफर्ट किया, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, आप जाइए और टेस्ट दीजिए। तो आप जब वो 10-15 क्वेश्चन लगाएंगे, किसी आर्टिकल में 15 क्वेश्चन है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, तो आपको ना उस आर्टिकल का पूरा निचोड़ पता चल जाएगा कि इस आर्टिकल से इतने तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकते थे, सर ने इतनी मेहनत कर दी है, तो भैया हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन के आंसर समझ लेने हैं, या सर हमें आर्टिकल पढ़ा देंगे, हमारी पूरी चीज तैयार, एकदम फर्स्ट क्लास, हमारा एनवायरमेंट इकोलॉजी का पोर्शन रेडी हो गया। एक एक पोर्शन के लिए लड़ाई लड़नी है। तो योजना के भी टेस्ट में लेकर चला जाऊंगा, ईपीडब्ल्यू के टेस्ट लेकर आ जाऊंगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। राइट। तो सभी लोग जब टेस्ट देंगे तभी हमारा जो ये प्रयास है वो समर्थ होगा। अच्छा, कितने लोगों ने इस टेस्ट को शेयर किया अपने दोस्तों के साथ? कितने लोग हैं जिन्होंने अपने रैंकिंग चेक करी? जैसे मान लीजिए आपका दोस्त आपसे ज्यादा नंबर पा गया, तो आप उसको अपने अंदर एक कंपटीशन की भावना लेकर आइए कि मुझे इससे ज्यादा नंबर लेने हैं भाई।
या अगर उसके नंबर कम आ रहे हैं, आपके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपनी ऑल इंडिया रैंक चेक कर सकते हैं। तो जब ज्यादा लोग टेस्ट देंगे तो ऑल इंडिया रैंक में आपको फायदा मिलेगा। आज जितना कॉम्पिटेटिव रहोगे, कल तुम्हारे लिए यूपीएससी में चीजें उतनी आसान हो जाएंगी। तो हमने तो लगभग हर चीज करके दे दी है, अब तुम उसका कितना फायदा उठा पाते हो तुम्हारे ऊपर है। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक था, जिसके साथ विभिन्न शिक्षण विषयों के अनेक विख्यात विद्वानी व्यक्ति संबंधित थे। अब ये क्वेश्चन बड़ा खास है, बड़े ध्यान से समझना। उसकी रणनीतिक अवस्थिति के कारण उसकी कीर्ति फैली, लेकिन नालंदा के विपरीत उसे आधुनिक अभिप्राय में विश्वविद्यालय नहीं समझा जाता। चर्चा करिए। क्वेश्चन है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड with which were associate a number of renowned learned personalities of different disciplines. Its strategic location caused its fame to flourish, but unlike Nalanda, it is not considered as a university in the modern sense discussed. अब ये क्वेश्चन जो है, ये अपने आप में बड़ा ही पैराडॉक्सियल, बहुत ही विरोधाभासी प्रश्न है। अगर कोई मेरा स्टूडेंट जिसने मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ी है, वो ये जानता होगा, अगर तमिलनाडु में मैंने बहुत एक लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया था कि हमें तो केवल एक दो विश्वविद्यालय के नाम होते हैं। अगर आप सुनोगे तो देखिए, आपको नाम याद होगा तक्षशिला का, या आपको नाम पता होगा नालंदा के बारे में, इससे ज्यादा आपको किसी का, या बहुत अधिक होगा विक्रमशिला। मैंने भारतीय शिक्षा पद्धतियों के बारे में बताया था, क्योंकि हमारा इतिहास क्या है, हमारे इतिहास के साथ एक दिक्कत है कि हमारा इतिहास ज्यादातर अंग्रेजों ने लिखा है और अपने हिसाब से लिखा है। बाकी जो हमारे लेफ्ट लिबरल हैं, यानी कि लगभग उन्हीं की ही परिपाटी में चले हुए लोग हैं, उन्होंने उसी इतिहास को एक्सटेंड कर दिया है। और अंग्रेजों ने जो सबसे बड़ा प्रहार किया वो हमारी शिक्षा व्यवस्था पे किया, क्योंकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो बहुत ही वैज्ञानिक थी, वो अपने समय से बहुत आगे थी। उसने हमारी संस्कृति को, जो हमने पहली क्लास शुरू की थी कि हमारी संस्कृति सनातन क्यों है, तो उस संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में, सनातन रखने में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो हमारे विश्वविद्यालय, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे गुरुकुल हुआ करते थे। और आप आश्चर्य करेंगे, जब मैंने तमिलनाडु की क्लास पढ़ाई थी, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था भारत में 15,000 से ज्यादा तो गुरुकुल थे, हमें केवल 3 नाम बताए जाते हैं, नालंदा, तक्षशिला, जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। इसके सिवा हमें कुछ नहीं बताया जाता। 15,000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज थी, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज थी, जिसमें 51% साउथ की जो है यूनिवर्सिटी, उसमें महिलाएं वाइस चांसलर थी। ये मैंने आपको स्टैट दिया था। ये हमारी खास बात थी, जैसे हमारे जो ध्रुव त्रिपाठी ने लिखा है। और भारत के हर गांव में गुरुकुल हुआ करता था। हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अब बात होती है तक्षशिला। आपको पता है कि एक आक्रांता ने इसको नष्ट कर दिया था, जला दिया था, 3 महीने किताबें जलती रहीं। तो उसने विश्वविद्यालय पर अटैक क्यों किया? क्योंकि जो विश्वविद्यालय थे, जो विश्वविद्यालय होते हैं ना, वो विचारों को मजबूती से पकड़ के रखते हैं। बड़े ध्यान से बात सुनना। आज तुम ऑक्सफोर्ड चले जाओ, प्रिंसटन चले जाओ, कैम्ब्रिज चले जाओ, ये जानते हो क्या करते हैं? ये पूरे विश्व के टॉप मोस्ट लीडर को अपने आप बुलाते हैं और अपनी विचारधारा उनके दिमाग में रखते हैं कि देखो ये है फलाना, ये है ढेकाना, ये डेमोक्रेसी है, बढ़ेगा, अपने यहां जाकर यही करो। वो हमारे लीडर को बताते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। वो हर जगह यही बोलते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र की कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहां ही नहीं है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि जैसे इस क्वेश्चन में लिखा गया कि भाई आधुनिक समय के हिसाब से उसको विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ये बहुत ही विरोधाभासी प्रश्न है। सवाल है कि तथ्य क्या मौजूद है। भाई अगर हम देखें तो जब कभी गांधार हुआ करता था, गांधार में तक्षशिला हुआ करता, जो आप वर्तमान अफगानिस्तान में, तो सेंट्रल एशिया की बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन हुआ करती थी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो एक शिक्षा केंद्र हुआ करता था। और हर तरह के विद्यार्थी, आचार्य चाणक्य भी यहीं पढ़े हुए हैं और आगे चलकर यहीं के जो है आचार्य बन जाते हैं। और यहां पर जो पढ़ाने की विधा थी वो बहुत ही व्यापक हुआ करती थी, मतलब हर तरह के विषय पढ़ाए जाते थे। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे गुरुकुलों में 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, नियरली 18 सब्जेक्ट। एक स्टूडेंट को मेडिकल की भी नॉलेज थी, इंजीनियरिंग की भी नॉलेज थी, दर्शन की भी नॉलेज थी, उसको हर चीज, सांख्य, गणित, सब चीजों की उसको नॉलेज हुआ करती थी कंप्लीटली। आज हम एक स्ट्रीम में स्ट्रगल करते रहते हैं। ये साइंस वाला है जिसको आर्ट्स के बारे में नहीं पता, ये आर्ट्स वाला है, ये मैथ से घबराता है, इसको साइंस के बारे में नहीं पता। आज हमने विभाजित कर दिया है और यही कारण है कि हमारे यहां ये विभाजन बहुत परेशानी में लाने वाला है। क्यों? क्या साइंस के स्टूडेंट को भारतीय कला संस्कृति के बारे में जागरूकता नहीं होनी चाहिए? मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं,
सो व्हाट द हेल, इंडियन कल्चर क्या होता है मेरे को नहीं पता। ये करता घूमेगा, वो करता घूम रहा है। उसको कुछ ही किसी भी भारतीय संस्कृति के बारे में बात कर लो, बोले आई जस्ट लिसन अबाउट द हड़प्पा, हुडी बाबा टाइप का, तो हड़प्पा के बारे में सुना है। वो इस तरह से बात करता है। वो इस देश का नागरिक है, अपनी संस्कृति और धरोहर के बारे में नहीं जानता है। किसी आर्ट वाले से पूछ लो कि भारतीय खगोल विज्ञान गणित विज्ञान के बारे में, मैं तो आर्ट का हूं भैया, हमें यह पता है कौन शासक मरा कौन जिया, हमें हमें विज्ञान से क्या लेना देना, हमें खगोल से क्या लेना देना। बट भारत में जो शिक्षा थी उसका एक मकसद था, और वो था ओवरऑल डेवलपमेंट करना, बहुत जबरदस्त विकास करना। और हम इसी चीज से चूकते चले जा रहे हैं। हम इसी चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि शिक्षा का मतलब होता है समस्त प्रकार से आपका विकास करना। विज्ञान का स्टूडेंट जो साइंस पढ़ता था वो दर्शन भी पढ़ता था, वो आध्यात्म भी पढ़ता था। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत व्यापक थी और तक्षशिला उसमें पॉइनियर हुआ करता था, वो जबरदस्त प्रणेता हुआ करता था। और टीचर स्टूडेंट रेशियो में जो सारी चीजें थी वो, अगर कहा जाए कि दुनिया का सबसे पहला ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो थी वो तक्षशिला थी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई एग्जेजरेशंस नहीं होंगे उसमें। ये भारत की परंपरा, जब दुनिया सभ्यता सीख रही थी तब हमारे पास एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां ग्लोबल पूरी दुनिया के लोग भारत में शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। और रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी थी, वो किसी से फंड नहीं लिया करती थी। और यही कारण है जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो आंबी कुमार ने जब सिकंदर से हाथ मिला लिया तो जो गुरुकुल के छात्र थे, आचार्य थे, उन्होंने इस संधि का विद्रोह किया, इसको विरोध किया। और ऑटोनॉमस होने की पावर यह थी कि आंबी कुमार को तक्षशिला में एडमिशन नहीं मिला था। सोच के देखो, आज एक छोटा सा नेता हो, उसका बेटा हो ना किसी भी स्कूल में, अरे हम चाचा विधायक हैं हम आए, और झक सफेद कुर्ता पजामा पहन के पहुंच जाएगा, एडमिशन कराइए ना। अरे कैसे नहीं कराएंगे प्रिंसिपल साहब, कराइए ना एडमिशन, अभी हम फोन कराते हैं, चाचा विधायक है हमारे। तो विधायक छोड़िए, विधायक का भतीजा भी एडमिशन करा ले जाए आज की डेट में। लेकिन उसी राज्य में होते हुए उसी राज्य के राजा के लड़के को एडमिशन नहीं दिया तक्षशिला विश्वविद्यालय ने। पढ़ लीजिएगा इतिहास। यह ऑटोनॉमस पावर थी कि सिर्फ टैलेंट को मिलेगा। और एक गरीब आचार्य चाणक्य के पुत्र, जिन्हें आगे चलकर जो है विष्णुगुप्त और चाणक्य कहा गया, उनको एडमिशन दे दिया क्योंकि वो योग्य थे। प्रश्न पूछा गया, एंट्रेंस हुआ, पास कर गए, बोले आ जाओ अंदर आ जाओ। तो ये हमारी बहुत बड़ी थाती थी। और जब आप पढ़ोगे भारत के बारे में तो भारत अभी तक के अपने इतिहास में 2/3 टाइम पूरे विश्व का गुरु था। 2/3 टाइम जीडीपी में, साइंस में, रिसर्च में, इनोवेशन में। और ये वो दौर था जहां भारत में शिक्षकों को सर आंखों पे बिठा के रखा जाता था, जहां भारत की शिक्षा व्यवस्था जो थी वो बहुत सर्वोपरि हुआ करती थी। शिक्षा सामुदायिक विषय हुआ करता था, यानी कम्युनिटी सब्जेक्ट हुआ करता था। ये किसी स्कूल, प्राइवेट और निजी कॉलेज का हिसाब किताब नहीं था सरकारी, ये समुदाय का हिस्सा था। जैसे आज हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कि 14 वर्ष तक मां बाप अपने बच्चों को पढ़ाने का कर्तव्य निर्वहन करेंगे। ये हमें बहुत, हम बाद में कहते हैं हम रशिया से लेकर आए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। भारत को अगर तुम देख लेते तो तुम्हें रशिया से कुछ मांगने की जरूरत नहीं थी। भारत में ये सामुदायिक विषय था। कोई भी गुरुकुल राजा के पैसे से नहीं चला करता था। 6,40,000 गांव थे और सभी के पास अपने अपने गुरुकुल थे। ये थी हमारी पावर। हम शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा समझते थे। और शिक्षा भी कैसी, जिसको आज येल यूनिवर्सिटी चुरा के लेके चला गया अमेरिका में, कि सिर्फ किताबें नहीं रटनी है, तुम्हें तलवारबाजी, युद्ध कला भी सिखाई जाती थी गुरुकुल में। आज शायद ही कोई अच्छा स्कूल हो जहां मार्शल आर्ट, तुम किसी सरकारी स्कूल में चलो जहां मार्शल आर्ट की क्लास चलती हो। पीटी की तो क्लास होती नहीं उसमें। एक पीटी की क्लास होती तो लड़के जो वहां जाके, पीटी के नाम पे क्या होता है, तुम देखो जाके वहां पे क्या होता है, कंचा खेलते रहते, गुल्ली डंडा खेलते रहते, खो खो खेलेंगे, है ही नहीं है कुछ उनके पास खेलने के लिए। क्रिकेट के नाम पे 3 टूटे डंडे लगा दिए और काम चल रहा उसी से। एक बैट है, 5 टीमें, मार पीट हो रही है उसमें, है ही नहीं इक्विपमेंट्स। युद्ध कला सिखाई जाती थी, स्किल सिखाया जाता था कि अपनी जीविका चला सके, किसी के आगे हाथ ना फैला सके। तो भारत में जो ये गुरुकुल हुआ करते थे, ये स्किल डेवलपमेंट के सेंटर हुआ करते थे। और जब ये स्किल्ड लोग बाहर निकलते थे
तो भारत का बाजार अपने आप आगे बढ़ जाता था, क्योंकि मार्केट जो होता है वो लेबर पे चलता है, कितना स्किल्ड लेबर है आपके पास। और यही कारण है पूरी दुनिया का मैक्सिमम व्यापार हमारे हिस्से में था, सोना चांदी हमारे पास था, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। सॉरी। अब देखिए रागिनी कुमारी जी आई हैं। रागिनी कुमारी जी पूछ रही हैं क्या ये पहली मैप की क्लास है? उठो जागो रागिनी कुमारी, ये 15वीं क्लास है और प्लेलिस्ट यहां दी गई है, प्लेलिस्ट के साथ आप जुड़ जाए। 15वीं क्लास है, रामायण खत्म हो रही, सुंदरकांड तक हम पहुंच गए और तुम पता कर रहे हो सीता कौन थी, तो दिक्कत हो जाएगी। चलो ध्यान से पढ़ो, 15th क्लास है, प्लेलिस्ट में जाकर सभी लोग क्लास देख लें जो लोग सो रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? तक्षशिला प्राचीन भारतीय इतिहास में गंधार देश की राजधानी तथा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहां का विश्वविद्यालय विश्व में प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक था, जिसे हिंदू संस्कृति और संस्कृत भाषा पर गहरा प्रभाव था। तो पहली बात तो ये शब्द जैसे लिखा गया है, तो ये शब्द ही ये सनातन संस्कृत के साथ है, क्योंकि हमारा शब्द नहीं है। क्योंकि ज्यादातर हमारा इतिहास जो है वो अंग्रेजों ने करप्ट करके हमें दिया है, और उन्होंने जब हमारा इतिहास लिखा तो कभी भी हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को अपने से ऊपर करके नहीं दिखाएंगे, वो हमेशा इसको कमतर करके दिखाएंगे। इसीलिए केवल उन्होंने हमारे मरते मरते बेचारे 3 विश्वविद्यालय के बारे में बोले, कहां तक दबाएं, अवशेष भी मिल गए, तो वो दबाते चले गए। भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में उन्होंने लिखा कि यहां कुछ होता ही नहीं है, ये तो लिपि के बारे में, हमारे बारे में ये बोला, ये लिपि के बारे में नहीं जानते, तो ये ओरल बोलते रहते। अरे उन्हें पता ही नहीं कि हम इतना आगे निकल गए कि हमें लिखने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई, हमारे साइन हुआ करते थे। आज भी तुम देखो जब संस्कृत के श्लोक बोले जाते हैं तो जो बोलने वाला व्यक्ति है वो हाथों की डायरेक्शन को स्वर के साथ अलग अलग इस्तेमाल करता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। हमारे साइन हुआ करते थे बात करने के। भारतीय परंपराओं को जब तुम समझोगे तो उसका विज्ञान इतना गहरा है। स्वर का विज्ञान हमारे यहां हुआ करता था, साउंड का साइंस था हमारे यहां, कि स्टूडेंट का मन किस संकेत और किस ध्वनि पर एकाग्र हो सकता है। आज आप लोग जानते हो ना कि जब कभी मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन म्यूजिक सुनते हो, ओम की ध्वनि या कोई हम की नॉइज सुनते हो कि नहीं सुनते हो? तो सवाल वही है, हमें ये विज्ञान बहुत पहले पता पड़ा, लेकिन वो अंग्रेज जो आए थे उन्होंने कहा यार इंडिया में तो कुछ है ही नहीं है, यहाँ तो शिक्षा व्यवस्था ही नहीं, हमारी शिक्षा व्यवस्था से काम चलेगा। और आगे चलकर उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस करके रख दिया, और तब से लेकर आज तक हम परेशान घूम रहे हैं। राइट, आचार्य चाणक्य यहां के प्रसिद्ध शिक्षक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने परिचय दिया। अब वहां क्या पढ़ाया जाता था? क्या पढ़ाया जाता था? बहुत ही विस्तृत था। मैंने बताया ना 18 विषय के आसपास लोग पढ़ाते थे, और सब कुछ था, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, फिलॉसफी, शस्त्र विज्ञान, मतलब कंप्लीट पैकेज हुआ करता था गुरुकुल का। वो जबरदस्त, आप समझो इसको। मूर्ति बनाना सिखाते थे, संगीत कला सिखाते थे। सोचो, संगीत भी वही था, ऐसा नहीं कि जो शस्त्र चला रहा है वो संगीत नहीं सीख रहा है। समुद्रगुप्त जितनी अच्छी तलवार चलाते थे उतनी अच्छी वीणा बजाते थे। पढ़ने ना इतिहास में, उनके सिक्कों पर वीणा बजाते उनका चित्र जो है प्रदर्शित है। तो जितनी अच्छी वो तलवार चलाते थे, और जहां पर जिनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वो भारत का नेपोलियन था। अरे यार, तुम्हारे फ्रांस में कितना एरिया है यार, समुद्रगुप्त के साम्राज्य में पूरा यूरोप निपट जाए आधे से ज्यादा। अरे तुम बोलते नेपोलियन भारत का समुद्रगुप्त था, तो ये समझ में आता है। लेकिन यही देखो इतिहास लिखने का फर्क कैसा होता है। उन्होंने हमारा इतिहास जो है वो कैसे लिखा। तो क्या क्या नहीं था यहां पे? आयुर्वेद, धनुर्वेद, हस्त विद्या यानी हाथी को नियंत्रण, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, गणित, ज्योतिष, वाणिज्य, सांख्यिकी, गणना, सर्प विद्या भी थी। हमारे यहां अंग्रेज कहते हैं कि ये सांपों, अरे भैया हमारे यहां सर्प विद्या थी। हम जानवरों के साथ बातचीत करना, उनके संकेतों को समझना, ध्वनि विज्ञान, हम ये सब कुछ समझते थे, वाइब्रेशंस को समझते थे यार। और बाद में इसको कहा कि तंत्र मंत्र करने वाले सपेरों के देश है। हमारे यहां सांपों की विद्या हुआ करती थी। तंत्र शास्त्र, ये जो आज जादू टोना ये सब नहीं, तंत्र शास्त्र था हमारे यहां। संगीत, नृत्य, चित्रकला, ये सब कुछ सारे सब्जेक्ट इसमें शामिल थे। सोच के देखो, अगर एक व्यक्ति इसमें प्रवेश करता होगा तो जीवन के इतने सालों में उसके अंदर क्या चीज नहीं आ जाती होगी। अंदाजा लगा के देखो, तुम में से आज बहुत से ऐसे होंगे जो क्रिकेट खेल लेते होगे लेकिन म्यूजिक
एक गिटार नहीं बजा पाते होगे या पियानो नहीं बजा पाते होगे, मार्शल आर्ट नहीं आती होगी, ये विद्याएं नहीं आती होंगी। जिसको साइंस पता है उसको आर्ट्स के बारे में नहीं पता, जिसको आर्ट्स के बारे में पता उसको मैथ्स नहीं पता। हाँ या ना, आज यही है ना। लेकिन अंदाजा लगाओ कि उस समय का हमारा करिकुलम, प्राचीन भारत का करिकुलम क्या था कि एक व्यक्ति संपूर्ण विद्याओं का मालिक बन जाता था। उसको संगीत भी पता है, मैथ्स भी पता है, दर्शन भी पता है, आध्यात्म भी पता है, चिकित्सा भी पता है, इंजीनियरिंग भी पता है, स्किल भी पता है, सारी चीजें। और वो अपने गुरु के साथ रहकर लगातार इन चीजों को सीखता रहता था। और यही कारण था जो आप कहते हो भारत सोने की चिड़िया था, या अंग्रेज जो कहते थे, ठीक है, या जीडीपी पे हम टॉप पे थे, वो कोई ऐसा जादू टोना नहीं था हमारे पास। हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी फंडामेंटली स्ट्रांग थी कि वो मार्केट में इतने स्किल्ड लेबर भेज देती थी। यानी एक टीम ऐसी सोचो कि 10 के 10 प्लेयर 10 ऑलराउंडर हैं, 10 बॉलिंग कर सकते हैं, 10 बैटिंग कर सकते हैं। क्या टीम होगी यार। और एक से एक धांसू, एक चला, एक बॉलिंग नहीं करा, दूसरा लगा, यार सारे अच्छे बॉलर हैं, सारे अच्छे बैट्समैन हैं, सारे जबरदस्त फील्डर हैं, मजाले कैच छूट जाए। तो भैया सारे ऑलराउंडर है, उस टीम से कौन लड़ेगा? उस टीम से कोई नहीं लड़ सकता। क्यों? 10 के 10 बॉलर है, 10 के 10 बैट्समैन है, 10 के 10 अच्छे फील्डर है। तो ये चीज थी हमारे पास, इसीलिए हम बहुत स्किल्ड हुआ करते थे। तो तक्षशिला की सबसे प्रमुख विशेषता थी यहां पढ़ाए जाने वाले शास्त्रों में लौकिक शास्त्रों की प्रधानता। हमारे बारे में अंग्रेजों ने कितना उल्टा सीधा बोला। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था विजिबल स्कल्पचर, मतलब हमारे सामने इस संसार में क्या है, यानी ये जिसको वो लोग मेटाफिजिक्स या साइंस कहते हैं, जिसको आप प्रूव कर सकते हो, जिसको दर्शन कर सकते हो, वो चीज यहां थी। सबसे खास बात ये थी, मतलब आध्यात्मिक सिर्फ चीजें नहीं कि हवा हवा में बात करें, जो लौकिक इस संसार में है, जो प्रूफ की जा सकती, जो देखा जा सकता है, चाहे वो तारों की गणना हो, चाहे वो पृथ्वी का जो है व्यास निकालना हो, ये सारी चीजों के बारे में बात होती है, चाहे राजनीति हो, विज्ञान हो, गणित हो, जो इस संसार की चीजें हैं वो यहां पढ़ाया जाता था। अब सवाल है, क्वेश्चन कहता है कि इसकी लोकेशन क्या थी। तो तक्षशिला की जो लोकेशन थी बहुत जबरदस्त थी। भारत के साथ साथ एशिया, अफ्रीका, इन सभी देशों के लोग यहां पर एंट्री कर सकते थे, यानी सेंट्रल पॉइंट में था ये, ठीक है, मैप में। तो आपको मैप बनाना पड़ेगा आंसर में। तो ये 3 महान मार्गों के संगम पे था, ठीक है, जो वर्तमान में जीटी रोड है, तो गंधार और मगध को जोड़ता है। मगध उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था। इसके बाद उत्तर पश्चिम मार्ग यानी नॉर्थ वेस्ट रूट, जो कपिशा और पुष्पकलावती के होकर जाता था, इसको जोड़ता था, ठीक है। तो 2 मार्ग यहां से जुड़ गए। और तीसरा मार्ग जो था वो था सिंधु नदी मार्ग, जो श्रीनगर, मानसेहरा, हरिपुर घाटी से उत्तर में रेशम मार्ग, जो चीन तक जाता था, यूरोप तक जाता था और हिंद महासागर तक चला जाता था, इन तीनों को जोड़ता था। तो इसकी स्ट्रेटजी लोकेशन जबरदस्त थी। पर आश्चर्यजनक देखो कि इसमें हर तरह की मान्यता के स्टूडेंट इसमें प्रवेश कर जाते थे और हर तरह की मान्यता का शिक्षण पाठ्यक्रम यहां हुआ करता था। यह किसी धर्म या संप्रदाय से जुड़ी हुआ विश्वविद्यालय नहीं था। तो ये भारत की प्राचीन समय में आप अंदाजा लगा के देखो, ईसा पूर्व ये हमारी क्या स्थिति थी। इतना ग्लोबलाइज्ड यूनिवर्सिटी था, ये ग्लोबलाइज्ड यूनिवर्सिटी था। तो अब ये क्वेश्चन है कि नालंदा के विपरीत तक्षशिला आधुनिक विश्वविद्यालय क्यों नहीं, ठीक है। तो इनका कहना है कि भाई आधुनिक विश्वविद्यालय में सिंगल कैंपस होता है, ठीक है, सिंगल कैंपस था आज की डेट में। जो चूंकि ये आधुनिक विश्वविद्यालय जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है कि एक, जैसे मान लो जेएनयू हो गया या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एक पर्टिकुलर कैंपस है, उसके अंदर जो छात्र रहे उसके स्ट्रीम्स के अंदर पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने अपने हिसाब से क्राइटेरिया था कि बोला मेरा नियम है, मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। यहां पर क्या है, तक्षशिला ऐसा विद्या केंद्र जहां अलग अलग छोटे छोटे गुरुकुल होते थे। ये पूरा क्षेत्र ही शिक्षा के लिए जाना जाता है। जैसे मुखर्जी नगर हो गया, तो मुखर्जी नगर को हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई कहते हैं कि मक्का मदीना है एक तरह से कहा जाए तो यूपीएससी स्टूडेंट के लिए। तो ये जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और व्यक्तिगत रूप से विभिन्न विषयों के आचार्य आगंतुक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ और भी, चूंकि इतनी वैरायटी थी, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो कैंपस को स्प्रेड किया जाता था कि भाई ये इसके आचार्य हैं इसको पढ़ाएंगे, ये इसके आचार्य हैं इसको पढ़ाएंगे। तो उनके पास क्या विविधता बनी हुई थी। दूसरा था, इन गुरुकुलों पर किसी अन्य अधिकारी अथवा केंद्रीय संस्था का कोई नियंत्रण नहीं था। अब आज की डेट में यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है कि भाई किसी का नियंत्रण हो, एक उसकी गवर्निंग बॉडी हो, ट्रस्ट हो। और ये क्या था, ऑटोनॉमस था। ऑटोनॉमस नहीं होता तो भाई राजा का लड़का है, उसी राज्य में हो और एडमिशन लेने जा रहा हो, तुम कर भगेस, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे, तुम्हारा लड़का इस योग्य नहीं है। हिम्मत हो सकती है आज की डेट में, कल्पना कर सकते हो,
मतलब नेता के छोटे भाई के चाचा के, ठीक है, लड़के के दोस्त का दोस्त भी अगर नाम तुम्हारा लेके चला जाए तो एडमिशन आज की डेट में मिल जाता है। ये स्थिति है, किसी विधायक से, सांसद वांसद से रिश्ता बन गया तो। और आप सोचो जिस राज्य के में हो उसी के राजा के पुत्र को तुम एडमिशन नहीं दे रहे हो, करो तुम्हें योग्य नहीं है, तो ऑटोनॉमस नहीं होता तो फिर उसको राजा नियंत्रित करता, उसके नियम चलते तुम्हारे। तो ये इसकी सबसे बड़ी पावर थी। लेकिन वेस्टर्न के हिसाब से क्या हुआ कि भाई इसके पास कोई सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, सेंट्रल संस्था होनी चाहिए, कोई बॉडी होनी चाहिए, यूजीसी जैसा संस्थान होना चाहिए, मान्यता प्राप्त है तभी वो यूनिवर्सिटी है, और यूजीसी मान्यता नहीं देगा तो वो यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक है, तो अब आप जानते हो कि मान्यता फिर कैसे होती है हमारे यहाँ। इसके तुलना में नालंदा बहुत अधिक संरक्षित था, क्योंकि भाई वो मगध राज्य में था। बिहार में विशिष्ट व्याख्यान कक्ष, केंद्रीकृत पाठ्यक्रम तथा पुस्तकों की उपलब्धता थी, क्योंकि उसके बाद के समय में आता है ये, देखा जाए तो इनके क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं था। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्लोबलाइज जहां पर पाठ्यक्रम था, मोस्ट फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम जो था, और पूरी दुनिया के विद्वान, सिर्फ ऐसा नहीं भारत के शिक्षक, पूरी दुनिया के शिक्षक आते थे। बच्चा बताओ कि जब पूरी दुनिया के शिक्षक आ रहे हैं तो वहां कितनी भाषाओं में पढ़ाई होती होगी, कितनी भाषाओं में किताबें होंगी। मान लो एक चाइनीज स्टूडेंट है जिसको मैंडरिन आती है, लेकिन वो भारत के खगोल विज्ञान का अध्ययन करना चाहता है, तो उसके लिए वो किताब या तो चाइनीज में होगी या उसको सिखाने वाली, संस्कृत सिखाने वाली जो है कोई ना कोई तरीका होगा। कोई भारतीय स्टूडेंट किसी अन्य भाषा की चीजों को समझना चाहता है, एल्केमी को सीखना चाहता है, तो उसे उस तरह की भी नॉलेज होनी चाहिए। तभी तो खिलजी ने जलाया तो 3 महीने तक किताबें जलती रहीं। कितनी किताबें रहेंगी जो 3 महीने तक सुलगती रहीं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है तुम्हारे लिए जानने के लिए, ये बात याद रखना। तो इन वेस्टर्न के हिसाब से एक क्राइटेरिया, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी धरोहर थी। शिक्षा का वो कीर्तिमान था जहां पर पूरी दुनिया के रिसर्च स्कॉलर आकर जुड़ते थे, पूरी दुनिया के रिसर्च स्कॉलर। और वन ऑफ द टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम यहां हुआ, वन ऑफ द टफेस्ट। तो वेस्टर्न के हिसाब से अगर हम देखें, पश्चिम के हिसाब से, तो कहता है कि छात्रों की संख्या अलग अलग गुरुकुलों का समेकित स्वरूप उन्हें आधुनिक विश्वविद्यालय ज्यादा भिन्न नहीं है, उन्हें महाविद्यालयों की संख्या दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को ना पेट में दर्द होता है जब भारत की किसी महानता के बारे में बात करें। उनका मानना है कि दुनिया में सबसे पहले ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ही हैं जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाई। आज से 300 साल पहले, 350 साल पहले आधुनिक शिक्षा देने वाले यही 2 इंस्टीट्यूट हैं उनके हिसाब से। उन्हें बर्दाश्त ही नहीं है कि ईसा पूर्व भी भारत में यह व्यवस्था थी। जब वो कबीले के रूप में थे तब भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय थे। तो गले में हड्डी फंसाते हुए भी, गले को दबाते हुए भी उन्होंने ये बात कही कि हां ठीक है, महाविद्यालय का हम दर्जा दे सकते हैं, विश्वविद्यालय जैसी इसमें सुविधा नहीं थी। क्योंकि ऑटोनॉमस का कॉन्सेप्ट उनको तब समझ में नहीं आता था कि राज्य के संरक्षण के बिना भी शिक्षा हो सकती है। क्योंकि उनके यहां कॉन्वेंट का कॉन्सेप्ट ही बहुत, कॉन्वेंट में बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर लिया मैंने, कि उनके यहां तो था ना कि राजा या चर्च यही शिक्षा को देते थे, और चर्च ही जो है शिक्षा को पालता था। पीछे चर्च के पीछे की जगह को कॉन्वेंट बोलते थे। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था उनके पास, और वो धार्मिक शिक्षा को आगे लेकर, यानी पर्टिकुलर एक ही धर्म की शिक्षा में आपकी आगे जा सकती है। तो उनका कॉन्सेप्ट सेम वही था। तो वो अपने नजरिए से हमें देख रहे हैं, और हम दुनिया की ग्लोबलाइज्ड जो है वो बॉडी बने हुए। हमारे इसी गुरुकुल के आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिख दी, इकोनॉमी की सबसे व्यापक किताब लिख दी। आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, सबसे व्यापक किताब लिख डाली अर्थशास्त्र, जो राजनीति यानी इकोनॉमी और पॉलिटी को ऐसा ब्रिज करती है, जो राजा के भी कर्तव्य बना रही है, प्रजा के भी। टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन लिख दिया। आप अंदाजा लगाइए कि राज्य की कर प्रणाली कैसी होनी चाहिए। गुप्तचर व्यवस्था के बारे में अर्थशास्त्र में जितना डीप नॉलेज दिया हुआ है वो कहीं नहीं मिलेगा। स्पाई सिस्टम के बारे में, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर रही है। हमारे गुरुकुल हमारी बहुत बड़ी जान रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है।
क्योंकि इसमें अब आप अंदाजा लगाइए कि आप मेडिकल के बारे में जान रहे हैं, आप आर्ट्स के बारे में जान रहे हैं, आप दर्शन के बारे में जान रहे हैं, आप साइंस, युद्ध कला, संगीत, एक तरफ आपको युद्ध तलवार भी चलाने आती है और दूसरी तरफ थोड़ा सा लंच के बाद आप बैठ के गिटार बजाने लगे, तो आप सोचिए आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, लोग आपसे कितना प्रभावित हो जाएंगे। अरे यार, तलवार भी चला ले रहा है, गिटार भी बजा ले रहा है, या वीणा भी बजा ले रहा है, इसको खाना बनाना भी आता है, वाह, ये दर्शन भी पढ़ ले रहा है, ये मेडिकल साइंस के बारे में भी बात कर रहा है, इसको इंजीनियरिंग भी आती है, ये मूर्तिकला में भी महारथी है। तो व्यक्तित्वों का निर्माण किया जाता था, इसीलिए हमारी तूती बोलती थी पूरी दुनिया में। ये कोई जादू टोना थोड़े ना था कि हम सोने की चिड़िया बन गए, हमारे पास इतना जो है पैसा आने लगा, 40% जीडीपी दुनिया के हम अकेले कब्जा करके बैठे थे। इसके पीछे बहुत बड़े फंडामेंटल रीजन थे और उसका सबसे बड़ा कारण था हमारे गुरुकुल। गुरुकुल, क्योंकि व्यक्तित्वों के आधार पर ही जीवन आगे चलता है और हमने यही कोशिश की है यहां पे कि आपको पूरी तरह से तैयार किया जाए। केवल आप एक शिक्षक आपको क्लास में आके पढ़ा दे, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सी चीजें आपको आवश्यकता पड़ेंगी, बहुत सी चीजों की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। आप एक अनुशासन का पात्र में, आप नए नए स्किल सीखें, आपको मेंटर्स आपके साथ हो, आप आंसर राइटिंग करें, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं। आज मैं लाख चाह के भी आज आपको पकड़ नहीं सकता कि आपने टेस्ट नहीं दिया, आपकी मर्जी, सर बिजी हो गए थे, फलाना हो गए थे, हमने मेहनत से टेस्ट बनवाया, हम जो है वो लेकर आ गए क्वेश्चन, आपने नहीं किया। लेकिन यहां गुरुकुल में हम पकड़ के कराएंगे कि बेटा खाना तुम्हें हम तभी खाने देंगे जब तुम ये क्वेश्चन करके जाओगे। आज तुम्हें हम कट ऑफ कर देंगे तुम्हारे पूरे एनवायरमेंट से। यही गुरुकुल है, क्योंकि तब के गुरुकुल भी कट ऑफ कर देते थे, कहां मां बाबूजी, कहां अपने घर पे हैं, हम गुरुकुल के अंदर हैं। तो वही शिक्षा व्यवस्था को वापस लाने की जो कड़ी है वो गुरुकुल है, नोएडा में शुरू हो रहा है और मिड मई से हम ये क्लासेस शुरू कर देंगे। इसकी काउंसलिंग लगातार चल रही, जो लोग इसके साथ जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। और ये जरूरी है कि हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन हो, हमारा टीचर हमारे साथ मौजूद हो, हमारा मार्गदर्शन मौजूद हो, राइट। तो ये पूरा एक पैकेज है आपका सक्सेस का, गुरुकुल। जो लोग इसके साथ जुड़ना चाहें वो जुड़ जाएं। बहुत ही कठिन, बहुत ही अनुशासित माहौल में आपको गुजरना पड़ेगा। और लाइफ में जब कभी भी तुम्हें लगे कि हां सर, एक हमारे साथ कोई भी गाइडेंस नहीं है, तो मेरी लाइफ का एक मकसद रहा। अभी जैसे मैं आपको पता, भी थोड़ी देर पहले मैंने फोटो डाली, मैं कि अभी स्कूल से आ रहा हूं, सरकारी स्कूल से आ रहा हूं, वहां के बच्चों के लिए सेमिनार लेने गया था और बड़ी हिस्टोरिकल आज वो रही। उसमें एक बच्चे ने कहा कि सर मैं आरजे बनना चाहता हूं और आप वीडियो में डालूंगा, आप देखना। वो बोल नहीं पा रहा है, मैं उसको मंच पे लेकर आया हूं। मैंने कहा अगर आज मैं तुम्हारा डर यहां से निकाल ले गया, कभी ओजांग भी ऐसे ही था, पहली बार जब माइक पकड़ा तो हाथ कांप रहे थे, तो अगर आज मैं तुम्हें बोलना सिखा ले गया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और उसने बोला तो मुझे लगा कि आज एक स्टूडेंट के जीवन से मैंने डर निकाला, उससे उसका डर फेस कराया। और एक बार आपने अपना डर फेस कर लिया तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है, रोक नहीं सकती है, बात याद रखिए। क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन डर है। डर नहीं होता तो 600 लोगों ने रजिस्टर करा के सिर्फ 200 लोगों ने टेस्ट दिया। ऐसा क्या होने जा रहा था कि 400 लोग अगर टेस्ट देते तो बम फूट जाता? कुछ नहीं होता। 600 लोग, 700 लोग क्लास देखते हैं टोटल मिलाकर ऐप और जो है वो यूट्यूब पे, और उसके बाद केवल 20 लोग आंसर लिख रहे हैं। तो इस क्लास में जो सारे लोग हैं वो जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहते। तो आपको अगर कभी भी कोई परेशानी हो रही है, आपको लग रहा है कि सर हमारे साथ कोई दिक्कत हो रही है, मैंने एक नई शुरुआत की है, मैं तो रास्ते खोजता हूं, मैं तो नदी की तरह हूं, मैं कभी किसी मुश्किल से रुकता नहीं हूं। मैंने शुरू किया मार्गदर्शन, पर्सनल मेंटरशिप, और इसके लिए यूट्यूब चैनल बना दिया है। आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप जो दिए गए नंबर हैं 223344 जो हमारे नंबर हैं, इस पर आप बात भी कर सकते हैं कि हम अपने शिक्षकों के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम गाइडेंस चाहते हैं। मैं उन बच्चों को बोल के आया हूं और क्या खुश थे वो बच्चे यार। आज बहुत समय बाद मैंने किसी के हाथ पे ऑटोग्राफ दिया है, बाजू पे ऑटोग्राफ दिया है। बच्चों का प्यार देखते बन रहा था, लग रहा था हाँ मेहनत सफल हो गई, जो मिशन के साथ निकला हूं वो काम पूरा हो गया। मजा आ गया आज देख के। वीडियोस में आप लोगों को भेज दूंगा।
लेकिन मार्गदर्शन एक शुरुआत है आपकी। इस चैनल जैसे ये मेन चैनल है, तो ये हमारे एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड है, सिर्फ आईएएस के लिए डेडिकेटेड है। लेकिन आपकी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां हैं, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, चाहे एंजाइटी हो, कोई भी चीज हो, तनाव हो, आपको पढ़ने से रोक रही है, तो उसका सॉल्यूशन है। मैं एनएलपी ट्रेनर हूं और दसियों हजार बच्चों की काउंसलिंग कर चुका हूं, नब्ज पहचानने लगा हूं। सामने कोई बैठता तो वो पूरी स्कैन करके उसकी कुंडली उसको दे देता हूं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो एक शुरुआत की है मैंने मार्गदर्शन चैनल की, एक यूट्यूब चैनल की, आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। ये चैनल बेसिकली आपकी उन प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा जो एजुकेशन की मेन स्ट्रीम में नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं इसका सॉल्यूशन निकले। ये मुझे रोक रहा है। और अगर आप बात करना चाहते हैं टीचर से, कि हम अपने मेंटर से बात करना चाहते हैं, हम 10 लोग हैं, हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है, हम सेशन शुरू कर देंगे उनके साथ। तो आप बस जुड़ जाइए, यहां फॉर्म जो दिया जा रहा है उसको आप जो है भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक इनिशिएटिव, एक शुरुआत है। मैं तो हर तरीके से आपके लिए मेहनत करने को तैयार हूं। सवाल यह है कि तुम मेहनत करने को तैयार हो। सवाल है कि तुम्हें खुद पर भरोसा है। मुझे तो खुद पर पूरा भरोसा है। तो जो स्टॉक में जो तुमने मेरी कहानी सुनी थी, तब भी भरोसा जब मेरे पैसे नहीं थे, तब भी भरोसा था जब लोगों ने मुझे पागल कहा, तब भी भरोसा था जब मेरे दिमाग में सुसाइड करने की बात आ गई थी कि सब कुछ तो मेरा नष्ट हो गया, जीवन कहां लेके जाएंगे, तब भी भरोसा था कुछ कर जाऊंगा। मुझे तो भरोसा है, तुम्हें है कि नहीं है? क्योंकि लड़ाई तुम्हारी है। मैं तो सिर्फ तुम्हारा कोच हूं। मैं तुम्हें तलवार चलाना सिखा सकता हूं, तुम्हें हौसला दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पैर कहां पर हो, दुश्मन के सामने तुम लड़खड़ा रहे हो, तो युद्ध तुम नहीं जीत सकते। ये बात ध्यान रखना, लड़ाई तुम्हारी, लड़ना तुम्हें है। मैं सिर्फ एक मार्गदर्शक हूं। तो चलिए इस अभिनव शुरुआत की बात चलते हैं। अगर मन करे तो चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सब्सक्राइब कर लो या फॉर्म भर दो और बोल दो कि हमें पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, हमें मेंटरशिप चाहिए, हमें बताइए हमारे लिए क्या रास्ता हो सकता है। ओजांग इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि ये मेरा जुनून है कि मैं हर बच्चे को जाकर टच करूं, उसको बताऊं कि तुम बेस्ट हो। और यही कारण है कि थोड़ी देर पहले मैं एक दूसरे शहर के सेमिनार में था। यहां से कई किलोमीटर दूर मैंने एक सेमिनार लिया और अभी मैं तुम्हारे बीच में ऑनलाइन सेमिनार ले रहा हूं। यह था कि मैं अपने बच्चों की ऑनलाइन मदद कर रहा हूं, तो उन बच्चों की भी मदद करूंगा जिनके सामने अभी कोई रास्ते नहीं है, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको भी हम मदद करेंगे। तो मैं तो अपने जुनून में आगे बढ़ चला हूं। तुम्हारे अंदर जुनून है? अगर है तो आगे बढ़ो। प्रीति ने कहा सर मुझे आपसे बात करनी है, फॉर्म भरो, यहां पे नंबर पे बोलो कि हाँ मुझे सर से बात करनी है, हमें अपने मेंटर से बात करनी, मार्गदर्शन शुरू किया, चैनल के साथ जुड़ जाओ। चैनल ही आपको इसकी इकोसिस्टम में लेकर आएगा। एक नया हमारा यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है, ओजांग मार्गदर्शन, और तमाम जो चीजें हैं जो हम मेन इस चैनल पे नहीं कह पाते, वो सारी चीजें यहां पर आपको मिलनी है। चलिए यूट्यूब में जाके फॉर्म भर सकते हो, फोन कर सकते हो। मेरा काम है आपकी मदद करना और मैं करता रहूंगा। थैंक यू।